हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू सिंपली जेएस। आज अपन जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कंडीशनल ऑपरेटर इन रिएक्ट जेएस। तो कंडीशनल ऑपरेटर समझने से पहले अपन इफ एल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इफ अपन इस तरीके से इफ को लिखते थे, याद होना चाहिए, इतना तो याद होना चाहिए यार। और एल्स को इस तरीके से अपन एग्जीक्यूट करते थे, यही था ना। ये तो हो गया अपना बेसिक इफ एल्स। इसी को अपन दूसरी तरीके से लिखते थे जिसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर। आई होप अगर आप किसी दूसरी लैंग्वेज से आए हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा तो सुना ही होगा, नहीं भी सुना है कोई भी बात नहीं। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे अपन कंडीशन लिखते हैं और कंडीशन लिखने के बाद इसको लगाते हैं। इसका मतलब होता है यहाँ पे इफ, और कोई भी अपन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद ये लगाते हैं। ये क्या होता है, इसको माना जाता है एल्स। क्या माना जाता है, एल्स। इसको और डीपली अभी अपन कोड करके देखेंगे तो समझ लेंगे और अच्छे से। और यहाँ पे स्टेटमेंट को लगा दिया जाता है। ये बेसिक से दो तरीके होते हैं अपने पास, इफ एल्स और टर्नरी ऑपरेटर, ये दोनों तरीके होते हैं। अब बात आती है कि जीरो और वन की यहाँ पे क्या इंपोर्टेंस है। यहाँ पे जीरो और वन की क्या इंपोर्टेंस है। जीरो और वन, जीरो को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है फॉल्स और वन को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है ट्रू। और ट्रू और फॉल्स से क्या मतलब है, ट्रू और फॉल्स से बस इतना मतलब है कि अगर आपने फॉल्स दिया है, यहाँ पे अगर कोई भी कंडीशन गलत होती थी तो क्या होता था, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता था, वो एल्स के ऊपर पहुंच जाता था। और अगर वो वन है यानी कि ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था और उसके एल्स को एग्जीक्यूट करने की अपन को जरूरत नहीं पड़ती थी। इसको अपन अभी कोड के अंदर भी समझेंगे। ये दोनों चीजें इफ के एल्स के अंदर बेसिकली होती हैं। अब मैं आपको रिएक्ट जेएस के अंदर कोड करके दिखाता हूँ, लेकिन आपको रिएक्ट जेएस के अंदर कोड करने से पहले एक चीज़ के बारे में बता दूं कि रिएक्ट जेएस क्या है, एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। और किसी भी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क को जब भी बनाया जाता है तो उसके अंदर जो कोड किया जाता है वो कोड कुछ इस तरीके से किया जाता है जिससे इसकी जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे इसकी जावास्क्रिप्ट जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उससे कोड लिखना थोड़ा एफिशिएंट हो जाए। इस तरीके से हमेशा किसी भी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी को बनाया जाता है। तो उस एफिशिएंट करने के लिए कई बार क्या होता है कि कोड को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि जिससे यूजर को करने में कोई दिक्कत नहीं हो, यूजर को कोड करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो ऐसा करने के लिए वो लोग ऐसा रूल बना देते हैं, ऐसे कुछ रूल बना देते हैं जिन रूल को अपन को फॉलो करना पड़ता है। उस रूल को फॉलो करके अपन उस फ्रेमवर्क के अंदर आसानी से कोड लिख सकते हैं। तभी आपने देखा होगा कि रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस, एंगुलर जेएस के अंदर सबके अंदर कोड लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है। उनके अपने अपने एक रूल बनाए हुए हैं, उनके अपने करने के कुछ तरीके बनाए हुए हैं। तो अपन को क्या करना होता है, उन तरीकों को पहले सीखना होता है, उसके बाद अपन उसमें काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आज अपन यहाँ पे इफ एल्स को बनाते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इफ लगाऊंगा और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जीरो और वन की कंडीशन को सबसे पहले दिखाऊंगा। जैसे मैं यहाँ पे जीरो देता हूँ और यहाँ पे एक डिव दिखाता हूँ, डिव सागर लिख दिया मैंने उस डिव के अंदर, और इसको मैं बंद करता हूँ और यहाँ पे एल्स लिखता हूँ और यहाँ पे एक और डिव लिखता हूँ। एक इंटर करके हुआ नहीं, कोई बात नहीं, कई बार ऐसी भी एक्सटेंशन काम नहीं करती। इसको मैं सौम्या लिख देता हूँ, लेकिन ये कोड अपना एग्जीक्यूट नहीं होगा। कोड एग्जीक्यूट तो होना बहुत दूर की बात है, एरर भी शो कर देगा। ये बोलेगा कि हमें इफ और एल्स के बारे में मतलब ही मालूम नहीं है। इफ और एल्स का इसको मतलब ही मालूम नहीं है कि इफ और एल्स होता क्या है। वैसे मैं एरर तो यहाँ पे हटवा सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा अगर शो करा दूंगा इस तरीके से, जैसे बोलते हैं कि JSX फ्रेगमेंट, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगा तो एरर तो अपनी चली जाएगी, एरर चली जाएगी। लेकिन एक दिक्कत आ जाएगी कि जो कोड है बिल्कुल नॉर्मल कोड की तरह आ जाएगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि इफ एल्स की तरह आया है, ये बिल्कुल ऐसा आ जाएगा जैसे अपन डिव के अंदर जो कोड लिखते हैं ना, वो उस कोड की तरह आ जाएगा। देखो, इफ लिख के आ गया, सागर लिख के आ गया, एल्स लिख के आ गया, सौम्या लिख के आ गया। तो लेकिन अपन को तो इसके अंदर कंडीशन के हिसाब से चाहिए ना। तो रिएक्ट जेएस क्या बोलता है, रिएक्ट जेएस ऐसा बोलता है कि अगर जब भी आप इफ एल्स के साथ काम कर रहे हैं, जब भी आप इफ एल्स के साथ काम कर रहे हैं और आप इफ और एल्स मैनुअल तरीके से लिख रहे हैं, तो आप रिटर्न कीवर्ड को ऊपर यूज नहीं कर सकते। रिटर्न कीवर्ड को ऊपर यूज नहीं कर सकते, यही इसका मेन मुद्दा है। उसको कहने का मतलब क्या है मैं समझा दूँ। यहाँ से सबसे पहले अपन को क्या करना है, रिटर्न हटाना है और रिटर्न को उठा के यहाँ से उठा के किस जगह पे रखना है, इफ के अंदर रखना है। जब भी आप इफ एल्स मैनुअली लिखेंगे, इफ और एल्स इस तरीके से मैनुअली लिखेंगे, तो आपको कभी भी
इस तरीके से नहीं करना है कि आपने मतलब इस तरीके से कभी नहीं करना है कि रिटर्न कीवर्ड को बाहर लिखना है, रिटर्न कीवर्ड को हमेशा अंदर ही लिखना है। अभी लेकिन यहाँ पर एरर शो हो रही है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसी एरर तो आती जाती रहती हैं, बच्चों वाले काम है। अगर इस एरर को भी अपन हैंडल करना नहीं सीख पाए तो किस एरर को फिर हैंडल करेंगे। तो इस तरीके से इसको हैंडल करते हैं सबसे पहले। वैसे अगर आप नहीं भी लगाओगे करली ब्रैकेट, जो मैंने ब्रैकेट भी लगाए हैं, तब भी ये काम करेगा, ठीक है ना। अभी इसको जैसे मैं चलाता हूँ तो यहाँ पर सौम्या लिख के आया, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इफ के अंदर अगर 0 पास करोगे तो कंडीशन फॉल्स मानी जाएगी, और कंडीशन अगर फॉल्स मानी जाएगी तो सिंपल सी बात है कि अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो यानी कि ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा तो इसके अपोजिट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो जो वो वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो उसके अंदर सौम्या लिखा हुआ है, तो सौम्या यहाँ पे शो हो गया। अब मैं यहाँ पे 0 की जगह कर देता हूँ 1, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? ट्रू को। तो स्क्रीन पे क्या शो होना चाहिए? सागर शो होना चाहिए, तो स्क्रीन पे सागर ही शो होगा। ये तो होना ही था ना, सागर भाई है इतना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब मैं जैसे यहाँ पे इसको हटा भी देता हूँ तो ऐसा नहीं है कि एरर आएगी, एरर भी नहीं आएगी, कोड में भी कुछ गलती नहीं, और बिल्कुल जैसे का तैसा अपना रहेगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आएगी? मैंने इस रिटर्न के अंदर वो पैरेंथेसिस लगाए थे, वो क्यों लगाए थे? अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों लगाए थे। सबसे पहले पैरेंथेसिस मैंने इसलिए लगाए थे क्योंकि वो सही रहता है। सबसे पहली बात तो ये कि करना सही रहता है, जिससे आपको कोड समझ में आराम से आता है। दूसरा एक इसके अंदर आप एक स्टेटमेंट से जाना अगर लिखना चाहते हैं, इफ ब्लॉक के अंदर मैनुअली लिख रहे हैं और फिर भी आप एक स्टेटमेंट से जाना लिखना चाहते हैं, जैसे मैं इसको एक दूसरा डिप देता हूँ जिसके अंदर मैं लिखता हूँ सौम्या वेट सागर, इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं आप अपनी मर्जी से। मैं जैसे ही इसको लिखूंगा तो आपको लाल लाल डंडी, जो खतरे की डंडी होती है, वो आपको दिखाई दी गई है। लेकिन इसको अगर भगाना है तो क्या करेंगे? यही तो दिक्कत है कि इसमें जावा रिएक्ट जेएस क्या बोलता है? रिएक्ट जेएस ऐसा बोलता है कि जब भी आप रिटर्न करेंगे तो कभी भी एक से ज्यादा टैग वो रिटर्न नहीं कर सकता। क्या चाहिए उसको? जेएसएक्स फ्रेगमेंट। जेएसएक्स फ्रेगमेंट उसको दे देते हैं। किस तरीके से देंगे? यहाँ पे अपन एक टैग लगाते हैं, खाली टैग, इसको उठाते हैं यहाँ पे और इसके आखिरी में अपन पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया इसका जेएसएक्स फ्रेगमेंट। अब आपने क्या, एक टैग तो छोड़िए, 2 टैग छोड़िए, आप इसको 1000 टैग भी दोगे ना तब भी चलेगा। यहाँ से लेके अपने घर तक के सारे टैग दे दोगे ना, सब टैग के अंदर चल जाएगा। कितने भी फंक्शन दे दो, कितने भी टैग दे दो, कुछ भी दे दो, सबके अंदर चलेगा। अब जैसे मैं देखना, दोनों अपने टैग चलेंगे, सागर भी और सौम्या वेट सागर भी। फंक्शन भी अपन इसके अंदर पास कर सकते हैं। जैसे मैं एक मान के चलो कि ऑन क्लिक एक फंक्शन पास कर रहा हूँ इसके अंदर, ऑन क्लिक मैंने फंक्शन पास किया जिसके अंदर मैंने सौम्या नाम का एक फंक्शन बनाया। और कहाँ पे बनाते हैं? इस जगह पे बनाते हैं फंक्शन सौम्या। इस तरीके से फंक्शन बनाया और यहाँ पे अपन ने दे दिया अलर्ट करके एक बॉक्स शो करा दिया जिसके अंदर अपन ने लिख दिया सागर भाई जिंदाबाद, नहीं इंडिया जिंदाबाद लिखना चाहिए था, लेकिन चलो सागर भाई का लिख दिया। पता नहीं कोई ज़्यादा ऑब्सेस रहता है खुद से। हाँ, तो अपन जैसे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा सागर भाई जिंदाबाद। क्यों? क्योंकि अपन अब अपन सब कुछ कर सकते हैं। अब अपन कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी बड़ा कोड लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर, लिटरली कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिटर्न अब आपको इधर नहीं लिखना है, रिटर्न किधर लिखना है? इफ के अंदर लिखना है। जब भी जो भी करना है आप कर तो सब कुछ सकते हो, लेकिन रिटर्न इफ ब्लॉक के अंदर ही लिखना है। इस चीज का ध्यान रखना जब भी आप मैनुअली इफ एल्स कर रहे हो तब। अब दूसरी मतलब जो अपन टर्नरी ऑपरेटर है उसको अपन देखने वाले हैं। टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है? इफ एल्स लगता ही नहीं है, इफ को हटाया जाता है, एल्स को भी हटाया जाता है। इफ की जगह पे क्या है? कंडीशन, कंडीशन के बाद इसको लगाया और इसके बाद यहाँ पे इसको लगाया। लेकिन यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगी। जब भी आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एरर देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही इफ एल्स से अपन कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर चेंज करते हैं तो रिएक्ट जेएस को जो करने का तरीका है वो थोड़ा सा बदल जाता है। कभी भी आप याद रखना कि इफ को अगर इफ एल्स आपने लगाया है, आप ये चाहते हैं कि बिल्कुल पूरा कोड सेम टू सेम तरीके से आप करें, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख के करना है। कभी भी इस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करना है जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। किस तरीके से करना है?
बिल्कुल कोड ऐसा ही रहेगा, लेकिन चेंज किस तरीके से होगा, सबसे पहले आपको रिटर्न कीवर्ड को यहाँ से हटाना पड़ेगा। रिटर्न कीवर्ड को यहाँ से हटाना पड़ेगा इस तरीके से, और रिटर्न कीवर्ड हटाने के बाद इसको फ्रेगमेंट को भी हटा दो, कोई ज़रूरी नहीं है, और इसको भी हटा दो। सबसे पहले सिंगल टैग के लिए देखते हैं, सिंगल टैग के लिए हो जाएगा, तब अपन उसके बारे में। रिटर्न कीवर्ड को यहाँ से हटा के जहाँ से शुरू किया था वहीं पे रखना है। सबसे पहली बात रिटर्न आपने इधर ही लिखना है इस तरीके से, जहाँ पे बंद हो रहा है इस जगह पे। उसके बाद आपको फ्रेगमेंट टैग लगाना है, जैसे लगाते थे हमेशा की तरह, बिल्कुल उसी तरीके से, इस तरीके से इसको लगा देना है। तो अपना कोड जो है अभी दिक्कत नहीं देगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देगा, बिल्कुल जैसे का तैसा सही चलेगा। जैसा अपन को चलाना है बिल्कुल वैसे का वैसा ही चलेगा, लेकिन छोटा सा अभी भी गड़बड़ है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे इस चीज़ को दे रखा है। अरे भैया हटो इससे, यहाँ से दूसरों को परेशान मत किया करो यार। इस तरीके से इसको थोड़ा और छोटा करते हैं जिससे अच्छा लगे देखने में। देखो अभी भी जो लिख के आ रहा है कुछ इस तरीके से लिख के आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अभी अपन सही कर लेंगे इसको। यहाँ पे इसको गोली मारते हैं, इसको भी गोली मारते हैं, इसको भी गोली मारते हैं, और इसको भी गोली मारते हैं, और इसको थोड़ा सा और डिजाइन करने हैं। अभी इसको यहाँ से उठाते हैं और इसको यहाँ पे देते हैं। अभी देखते हैं कि क्या इस हालत है इस चीज़ की, ठीक है। अब इसको चला के देखते हैं। अरे भैया ये क्या हो गया, रिटर्न कीवर्ड तो अपन ने सही तरीके से दिया हुआ है ना। हाँ, रिटर्न कीवर्ड तो सही तरीके से दिया हुआ है। रिटर्न, इसके अलावा अपन ने फ्रेगमेंटेशन भी दिया हुआ है, इफ की वैल्यू भी दी हुई है। इसको थोड़ा चेंज करते हैं, a इक्वल टू 5 करते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, लेट a इक्वल टू 5। और अभी ये चेक करते हैं, अभी भी हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मैं भी गलती करता रहता हूँ और फिर उसके बाद बोलता हूँ कि क्या हो रहा है सब, ये क्या हो रहा है जी। रिटर्न कीवर्ड तो अपन ने सही तरीके से दिया है ना, रिटर्न कीवर्ड तो सही तरीके से दिया है यार, क्या गड़बड़ हो रही है। रिटर्न कीवर्ड के अंदर फ्रेगमेंटेशन भी दिया हुआ है, फिर कहाँ गड़बड़ हो गई। अपन ने ये नहीं लगाया यहाँ पे, बहुत छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। ये थी पूरी गलती, अभी समझ में आ गई ना कि कभी मैं भी ऐसे कंफ्यूज हो जाता हूँ कि एक छोटा सा देखो करली ब्रैकेट लगाना था, एक बहुत ही छोटा सा करली ब्रैकेट लगाना था, सिर्फ उसी वजह से इसमें एरर आ गई। लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये चीज़ तो अपन ने समझ ली कि इस तरीके से ये वाली दे सकते हैं। सबसे पहले आपको करली ब्रैकेट लगाने, करली ब्रैकेट नहीं लगाने से एरर आती है, ये भी आपको समझ में आ गया। क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन होती है कि अगर करली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो एरर आ जाएगी, लेकिन आ जाएगी, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक फ्लो है, इसी पूरे कोड के अंदर एक फ्लो है, वो एक दिखाता हूँ। जैसे मैंने H1 लगाया यहाँ पे, और H1 में यहाँ पे लिखा सागर, ठीक है। मैंने H1 के अंदर लिखा यहाँ पे सागर, आपका सागर भी प्रिंट होगा, सागर भी प्रिंट होगा। अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ वैल्यू 4, मतलब वैल्यू चेंज कर देता हूँ जिससे वैल्यू मैच नहीं खाएगी। अब यहाँ पे सौम्या प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पे सागर और सौम्या प्रिंट हो रहा है। लेकिन एक फ्लॉ इसके अंदर ये है कि जैसे ही मैं इसके अंदर एक और कोड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक और डिव बनाया और मैंने यहाँ पे लिख दिया रोहित, तो रोहित जी को जैसे ही लिखूंगा मैं, तो रोहित जी अपन को एरर देना शुरू कर देंगे। रोहित जी बोलेंगे मैं नहीं आ रहा अब आपके साथ। तो ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये भी बोलेगा कि मुझे क्या चाहिए, एक फ्रेगमेंटेशन टैग चाहिए। इसको अब अलग से अपन को फ्रेगमेंटेशन टैग देना ही पड़ेगा। अगर फ्रेगमेंटेशन टैग इसको अलग से नहीं देंगे तो ये अपन को एरर शो करेगा। अभी बराबर से सौम्या शो हो रहा है ना, लेकिन अगर जैसे ही मैं इस फ्रेगमेंटेशन टैग को हटाता हूँ तो अपन को क्या हो जाएगा, एरर शो हो जाएगी। तो इसीलिए एरर शो ना हो तो अपन को क्या करना पड़ेगा, फ्रेगमेंटेशन टैग देना पड़ेगा। अगर एक से ज़्यादा कोड लिखना है तो इफ एल्स भी समझ लिया, टर्नरी ऑपरेटर भी अपन ने समझ लिया, और टर्नरी ऑपरेटर के अंदर मल्टी कोड कैसे लिखना है। अब इसके अंदर भी अपन फंक्शन कॉल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। इसके अंदर भी जैसे मैंने जहाँ पे सागर लिखा है उस जगह पे मैं लगा दूं, अगर ऑन क्लिक को
ऑन क्लिक अगर मैं लगा दूं, इसके अंदर मुझे पहले स्पेस देना पड़ेगा और इस तरीके से, और इसको मैं सौम्या फंक्शन को कॉल कर देता हूं। तो जैसे ही मैं करूंगा तो सागर भाई जिंदाबाद यहाँ पर भी आ जाएगा। मैं लिखता हूँ सागर कहाँ है भैया, अच्छा जी सौम्या। अभी यहाँ पे वैल्यू अपन ने गलत दे रखी है ना, इसको वैल्यू का अपन सही कर देते हैं। वैल्यू को सही किया तो इसमें इस तरीके से अपना हो गया, इतना सिंपल था। इसको करते हैं टक से, सागर भाई जिंदाबाद आ गया। ये थी अपनी बेस पूरी प्रोसेस इफ एल्स कंडीशन को रेंडर करने की। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब जो लोग इसको अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो भी कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन कुछ भी कंफ्यूज होने जैसा कुछ है नहीं। मैंने सिर्फ यही बताना था कि इफ एल्स में कितने तरीके से लिखने पे एरर आती है और किस तरीके से एग्जैक्ट तरीके से लिखने पे एरर नहीं आती है। ये जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब आप अभी तो आपको कोड करेंगे तो अभी आपको एक्चुअल में कोई गलती नहीं आएगी, कोई आपको एरर नहीं आएगी और अभी आप कोड कर लेंगे। लेकिन जब आप एक्चुअल में किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे होंगे जहाँ पे कोड इफ एल्स की कंडीशन को इतना इंपॉर्टेंट तरीके से लगाया जाता है ना कि समझ में नहीं आता कि इसको कोड को लिखना कहाँ पे, इस कोड का एग्जीक्यूशन किस तरीके से कराना। फिर इसके अंदर जब मैं मल्टी कोड लिख रहा हूँ तो क्या एरर आए, क्योंकि रिएक्ट एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी। मतलब ये समझो कि कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों की, पेपल जैसी चीज़ आप इससे बना सकते हैं, इंस्टाग्राम जैसी चीज़ इससे बना सकते हैं, फेसबुक जैसी चीज़ इससे बना सकते हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। तो इसको जो रूल है, इसके जो प्रॉपर्टी जिनको यूज करने का जो तरीका वो थोड़ा सा सिंपल होते हुए भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जब वो हायर लेवल पे जाता है ना, सिंपल चीज़ें होती है ना, तो वो छोटी छोटी चीज़ें अपन भूल जाते हैं और वो छोटी छोटी चीज़ें भूलने की वजह से बहुत ज़्यादा अपन को प्रॉब्लम आती है आने वाले समय में। तो इसीलिए हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि पहले टॉपिक की जो एरर क्यों आ रही है छोटे से कोड को लिख के देखो, उसमें जब कोड को जब एग्जीक्यूट कर लोगे फिर आगे कभी एरर नहीं आएगी। कभी कभी लोगों को एरर आती है चाइल्ड टू पेरेंट और पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट पास करने में, प्रॉप पास करने में, लेकिन उसके ऊपर भी मैंने वीडियो तो बना रखा है। लेकिन आपको उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि चाइल्ड से पेरेंट में जा कैसे रहा है डेटा, या पेरेंट से चाइल्ड के अंदर डेटा आ कैसे रहा है। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग से लगाओ, क्योंकि रिएक्ट बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है, बहुत ही अच्छी, और बहुत सारी चीज़ें इससे बन सकती हैं। इसीलिए अगर आप 2023 में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि जब तक तो मैं रिएक्ट मिनी सीरीज, मतलब रिएक्ट मिनी प्रोजेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट ला चुका हूँगा, और उस प्लेलिस्ट को जल्दी से जल्दी आप एक्सेस कर लेना अगर जब तक वो प्लेलिस्ट आ चुकी है तो, ठीक है। तो अपन मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।